इनकम deemed to accrue deemed to accrue or arise in India। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो अक्रू और अराइज होती है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया। लेकिन सेक्शन 9 में एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट करा है। डीमिंग फिक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है, ऑल्दो इट अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, द लॉ assumes, which is also called as deems, कि ये इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज होगी। ये जो प्रोविजन है कि ये इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो सब प्रोविजन सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड है। सेक्शन 9 में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कवर हो जाती हैं, जैसे बिजनेस कनेक्शन। अगर मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर काम कर रहा है लेकिन उसका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, मतलब वो किसी के थ्रू काम कर रहा है, कोई उसका एजेंट वगैरह है जो इंडिया में काम करता है, तब इवन दो इनकम वो अक्रू आउटसाइड इंडिया हो रही हो, लॉ अज्यूम कर लेता है कि वो इंडिया में अक्रू हो रही है। या फिर कोई एसेट है जो आपका इंडिया में, मान लीजिए आपका एक घर है या कोई आपने लीज की है कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी, वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर हुआ, फॉर सम रीजन द इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, लेकिन लॉ अज्यूम करता है कि ये इंडिया में अक्रू या अराइज होगी। एक किसी रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे करी फॉर द यूज ऑफ ब्रांड। अब ब्रांड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है नॉन रेजिडेंट का, बट क्योंकि एक रेजिडेंट पे कर रहा है, लॉ अज्यूम कर लेता है कि ये इंडिया में अक्रू और अराइज होगी। इसी तरह के बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस हैं जहां ऑल्दो बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इनकम माइट बी अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, द लॉ अज्यूम्स और डीम्स दैट दिस इनकम इज अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। लेट अस लुक एट दीज केसेस। Section 9 is specifically meant for non-residents, as residents are liable to pay tax on their global income। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, उसके केस में ये मैटर ही नहीं करता कि इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है या आउटसाइड इंडिया हो रही है, बिकॉज अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाती है। सेक्शन 9 मेनली कवर करता है किसको, नॉन रेजिडेंट्स को, और किन इनकम्स के लिए, वो इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है। क्योंकि इवन नॉन रेजिडेंट के केस में जो इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हो रही है वो टैक्सेबल हो जाती है, अनलेस कोई एग्जेम्पशन दी हुई हो उनको एक्ट में ही या ट्रीटी में। सो रेजिडेंट्स आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर ग्लोबल इनकम, देयरफॉर दिस इज मोर मेंट फॉर नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स would be required to pay tax on income which is deemed to accrue or arise in India, even though it may actually accrue or arise outside India। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक नॉन रेजिडेंट के केस में हो सकता है कोई इनकम एक्चुअली में इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है, लेकिन उस केस में भी उसको हम ये मान लेते हैं कि वो इंडिया में अक्रू और अराइज हो रही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली अगर वो कवर्ड हो जाती है। इसलिए ये जानना कि वो कौन सी इनकम है जो सेक्शन 9 में एक नॉन रेजिडेंट के केस में इंडिया में अक्रू और अराइज होंगी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ अब हम डिटेल में इसमें देखेंगे। सो व्हाट आर द इनकम विच आर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया? द फर्स्ट वन, लाइक आई सेड, इज इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ये कवर्ड है सेक्शन 9(1) सबसेक्शन 1 में। एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो एक्चुअली में कहाँ अक्रू या अराइज हो रही है, एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर कोई भी इनकम अक्रू या अराइज हो रही है विच इज थ्रू और फ्रॉम, इस वर्ड का मतलब होता है कि भाई
बाय रीजन ऑफ, और फ्रॉम मतलब कोई बिजनेस कनेक्शन है मेरा इंडिया में, उससे अक्रू और अराइज हो रही है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज एक नॉन रेजिडेंट है, उसका एक एजेंट है इंडिया में जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स सॉलिसिट करता है. मतलब एक कस्टमर के पास जाके उससे नेगोशिएशन करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करता है और नॉन रेजिडेंट को दे देता है. नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर काम करता है और ये सर्विसेज डायरेक्टली इस कस्टमर को देता है. कस्टमर इसको फीस पे कर देता है. अब इस केस में इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में एक बिजनेस कनेक्शन है इस एजेंट के फॉर्म में. बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एजेंट, द नॉन रेजिडेंट इज एबल टू परफॉर्म सम सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. क्योंकि सर्विसेज आउटसाइड इंडिया जनरली the income would be accruing outside India. But because this income is arising due to the existence of an agent, this may be taxable in India. Ab, the important point to note here is, particularly in case of business connection, is कि अगर इस काम को करने के लिए 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मेनी मोर थिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया में सिर्फ उतनी ही इनकम पे टैक्स लगता है जितनी एक्टिविटी इंडिया में हुई हो. तो अगर 10 में से सिर्फ एक एक्टिविटी इंडिया में हुई है, हम ये देखेंगे कि इसका रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल स्कीम में. और मान लीजिए इसने $100 की सेल की थी, इस पे इसकी इनकम थी $10 की. अगर इंडिया में मान लीजिए एक ही एक्टिविटी है, अज्यूम करते हैं कि सब प्रोपोर्शनेटली बराबर है, तो इस $10 का 1/10 विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो जो एक्टिविटी इंडिया में होती है, हम ये देखते हैं कि इसका ओवरऑल स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कितनी इनकम इसको एलोकेट होनी चाहिए. ये मैंने आपको काफ़ी सिंपल टर्म्स में बताया. लीगली हम लोग इसके सारे ऑप्शंस जो हैं एक एक करके अभी देखेंगे. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसकी इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन डिटेल. अगर एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन है, उससे कोई उसको इनकम होती है, वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पर टैक्स लग जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. फिर हम देखेंगे कि एक बार ये अक्रू और अराइज हो गई तो टैक्स कैसे लगेगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या नॉन रेजिडेंट की कैलकुलेशन के लिए उसको DTAA का बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड कि ये इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज हो जाएगी. थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया. अगर मान लीजिए नॉन रेजिडेंट की कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में और उसके थ्रू उसको कोई इनकम अक्रू या अराइज हो रही है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम अराइजिंग इन इंडिया. और थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया. मान लीजिए आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी इंडिया में, आपने ये किसी को रेंट पे दे दी. अब आप नॉन रेजिडेंट हैं, उस केस में जनरली वेदर दिस विल अक्रू और अराइज इन इंडिया इज अ क्वेश्चन. बट अगर किसी एसेट से आपको कोई इनकम होती है, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट का कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है मान लीजिए. और थ्रू और फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. नॉन रेजिडेंट इंडिया में उसका कैपिटल एसेट सिचुएटेड है, विच कुड बी अगेन अ हाउस प्रॉपर्टी. अब ये नॉन रेजिडेंट इस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट situated in India will be deemed to accrue or arise in India. So again, this part covers only some of the income which will be deemed to accrue or arise in India. The first one being income from business connection. Second is any property in India. Or third,
income from any asset or source of income in India or transfer of a capital asset situated in India. So income accruing or arising outside India through or from a business connection in India, property or asset or source of income in India, or transfer of a capital situated in India will be deemed to accrue or arise in India. Now, first question which arises is, what do you mean by business connection? Business connection shall include मतलब ये exhaustive definition नहीं है, कुछ और भी business connection में आ सकता है. Any business activity carried out through a person acting on behalf of a non-resident. अगर एक non-resident है, इंडिया में कोई person है जो कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी क्या कर रहा है? He is acting on behalf of the non-resident. This person is acting on behalf of the non-resident. मतलब इस non-resident का कोई क्लाइंट था, ये इस क्लाइंट के पास गया और इसने बोला कि मैं non-resident के बिहाफ पे हूँ यहाँ पर, right? In that case, this will be included in business connection as per explanation 2 to section 9(1) sub clause 1. इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था RD अग्रवाल के केस में, जहां पर एक्चुअली में बिजनेस कनेक्शन के बारे में सब कुछ दिया हुआ था. उस डिसीजन के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या था? बिजनेस कनेक्शन का मतलब उन्होंने ये बोला, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट आई कैन आउटलाइन दिस सेपरेटली. उन्होंने बोला बिजनेस कनेक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड आउट इन इंडिया. कोई भी एक्टिविटी जो आपने इंडिया में करी किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, राइट? एंड सच इन सच अ मैनर कि एक एक्टिविटी इंडिया में है, एक एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया है. अगर इन दोनों एक्टिविटीज को करने से कोई इनकम प्रोड्यूस होती है इस नॉन रेजिडेंट को, तब ये एक्टिविटी जो है ये बिजनेस कनेक्शन में कवर हो जाएगी. बट बिजनेस कनेक्शन अगर आप खाली 1 मिनट के लिए इनकम टैक्स की डेफिनेशन भूल भी जाए, इन दोनों वर्ड को ही आप देखें तो बिजनेस कनेक्शन यानी मेरे बिजनेस का कोई कनेक्शन है इंडिया से. बिजनेस किसका? नॉन रेजिडेंट का. कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो ये कनेक्शन है इससे कोई इनकम अक्रू हो रही है या नहीं हो रही है नॉन रेजिडेंट को. सो बिजनेस एक्टिविटी कैरिड बाय द नॉन रेजिडेंट थ्रू एन एजेंट. हमने अभी कहा कि इट इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट. तो ये एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है और वो एजेंट कौन सा होगा? ऐसा नहीं है कि हर आदमी आपका एजेंट बन जाएगा. सारे लोग जो हैं एजेंसी में कवर नहीं होते. मतलब अगर एक नॉन रेजिडेंट है और उसका एजेंट है, अगर ये एक्टिविटी एजेंट कुछ कर रहा है तो इसके लिए 2 तरह की कंडीशंस होती हैं. वन इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ द एजेंट एंड सेकेंड इज even if these powers exist, is there an exemption on treating such income as business connection? मतलब पहली चीज तो ये है कि हर आदमी, हर एजेंट आपका जो है बिजनेस कनेक्शन के लिए कवर नहीं होता. तो कौन सा एजेंट कवर होता है पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस क्लॉज? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज अगर एक एजेंट है भी, उसके पास ये पावर्स हैं भी जो हम कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाइड केसेस में फॉल करता है, तो भी एग्जेम्पशन होती है कि उसको आप बिजनेस कनेक्शन ट्रीट नहीं करोगे. लेट अस सी. फर्स्ट इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ द एजेंट व्हिच विल मेक इट अ बिजनेस कनेक्शन. मेक इट अ बिजनेस कनेक्शन. सो फर्स्ट इज एन एजेंट हु हैज एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. मतलब अथॉरिटी टू कंक्लूड, वर्ड इज कंक्लूड. पहली चीज ये है कि जो ये एजेंट है, क्या इसके पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी किससे मिलेगी? नॉन रेजिडेंट से. किस चीज की? टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट. कंक्लूड का मतलब क्या होता है? फाइनलाइज एंड क्लोज.
अगर इस एजेंट के पास अथॉरिटी है कि ये इस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे किसी क्लाइंट के पास जा सकता है और वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है, कंक्लूड मतलब फाइनलाइज कर सकता है, क्लोज कर सकता है, तो ये एजेंट क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज अथॉरिटी होनी चाहिए, सेकेंड इज अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिर्फ मेरे पास अथॉरिटी है साइन करने की, मतलब मैं बिजनेस कनेक्शन नहीं बन जाऊंगा अगर मैं एक्चुअली में साइन नहीं करता। सेकेंड, हु मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज इन इंडिया। अगेन, अगर ये एजेंट, मान लीजिए नॉन रेजिडेंट कुछ गुड्स बनाता है और वो इस एजेंट के पास भेज देता है, और ये एजेंट क्या करता है, ही मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज इन इंडिया फॉर द नॉन रेजिडेंट, अपने लिए नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए, तो भी ये बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। हु हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया, जो हैबिचुअली मतलब क्या होता है, काफ़ी कुछ रेगुलर बेसिस पे, लगातार, अगर वो लगातार बेसिस पे सिक्योर्स ऑर्डर्स, मतलब वो कस्टमर के पास जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है और इससे ऑर्डर ले लेता है, और जब ऑर्डर मिल जाता है तो नॉन रेजिडेंट को बता देता है कि भैया ये ऑर्डर मिल गया है, आप प्लीज़ गुड्स इसको भेज दीजिए या सर्विसेज इसको रेंडर कर दीजिए। इन तीनों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, बट ये 3 केसेस हैं जब एक एजेंट को, अगर ये तीनों में से कोई भी पावर है, प्लीज़ नोट दिस इज़ नॉट एंड, दिस इज़ और, इन तीनों में से कोई भी पावर अगर एजेंट के पास होगी तो वो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, अनलेस वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है। कब एग्जेम्प्टेड है, दैट आई विल डिस्कस विद यू। नाउ लेट्स लुक एट these one by one in detail. Business connection when agent of non-resident has authority to conclude contracts in India. पहले वाला क्या था, conclude contract in India. इंडिया के बाहर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, doesn't matter. The business connection shall include any business activity carried out through a person, मतलब किसी बंदे के या किसी पर्सन के या किसी एजेंट के द्वारा। नाउ दिस एजेंट कैन बी अ सब्सिडियरी ऑफ द नॉन रेजिडेंट, इट कैन बी अ पर्सन हु इज अनरिलेटेड। पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, मतलब ये नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ये अपने लिए बिजनेस के लिए नहीं। मान लो इस एजेंट का अपना बिजनेस भी है, उस बिजनेस के लिए ये जाता है क्लाइंट के पास और उससे एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो कवर्ड नहीं है। ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। वो एजेंट क्लाइंट के पास जाता है और कहता है मैं इस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे आया हूँ, हम आपको ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज देना चाहते हैं। हैव अथॉरिटी, मतलब ही शुड पोजेस द अथॉरिटी। दिस इज अ पैसिव थिंग, मतलब ये आपने अथॉरिटी इसको दे दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने एक्सरसाइज करे, बट एजेंट बनाने के लिए क्या है, विच इज हैबिचुअली एक्सरसाइज। ये रेगुलर बेसिस पे कस्टमर्स के साथ जा जाके इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, और अथॉरिटी किस पर्पस के लिए एक्सरसाइज करता है, टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के, रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए करता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तब ये एप्लीकेबल नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अगेन, जो ये अथॉरिटी कंक्लूड की है, जो अथॉरिटी यूज़ की है, ये किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। नाउ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम डिटेल में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस लुक एट इट। एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया विच आर लिमिटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज फॉर द नॉन रेजिडेंट for the purpose of export do not result in any business connection in India। मतलब अगर इस एजेंट के पास अथॉरिटी थी, ये इस बंदे के पास गया, अब ये क्लाइंट नहीं है, ये मान लीजिए कोई फार्मर है, ये इसके पास फार्मर के पास गया और उसको बोला कि भाई हमें कॉटन चाहिए मेरे बॉस को जो नॉन रेजिडेंट है, वाई डोंट यू सेल कॉटन टू हिम। इस केस में अब इसका जो रिलेशन है बिटवीन दिस एजेंट एंड दिस फार्मर इज व्हाट,
he is procuring goods on behalf of the non-resident for the purpose of export. Do not result in a business connection in India. इससे एक बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. अगर ये एजेंट इसके पास जाता है कि आप ये कॉटन दे दो और यहाँ से लेके कोई और इंडियन रेजिडेंट है उसको बेच देते हैं, देन दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल. ये तभी एप्लीकेबल है जब आप इससे गुड्स प्रोक्योर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. इफ इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक सेल, then it is not a business, then it is not covered in this exception and will be a business connection. Only persons who do not have an independent status are covered under this clause. मतलब एजेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट. अब बिजनेस कनेक्शन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में इन दोनों का क्या मीनिंग है, क्या रेलेवेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एक डिपेंडेंट एजेंट वो होता है जो कंप्लीटली नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, होली और ऑलमोस्ट होली. दैट्स द वर्ड विच इज यूज्ड इन दिस लैंग्वेज, विच वी विल ऑल्सो सी. दूसरा एजेंट वो हो सकता है जिसका अपना बिजनेस है. कल अगर ये नॉन रेजिडेंट मना भी कर देता है कि भैया मेरा काम मत करो, उसका बिजनेस चलता रहेगा, वो डूब नहीं जाएगा. मतलब ऐसे बंदे को हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एजेंट है, मतलब ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. When you are an independent agent, in that case you are not considered a business connection. But if you are a dependent agent, then you are considered as a business connection. Second, mere authority to conclude contract is not sufficient. आपके पास अथॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस कनेक्शन बन गए. The authority should be habitually exercised. जो मैंने आपको 2-3 बार पहले भी कहा, सिर्फ अथॉरिटी होना ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सरसाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. बीटा इंक यूएसए मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स सर्टेन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड. तो एक कंपनी है बीटा इंक यूएसए. It appoints Rajesh as sales head who negotiates price and delivery terms with customers on pricing terms and delivery terms on behalf of Beta Inc. इन्होंने इंडिया में एक पर्सन राजेश को अपॉइंट किया. ये क्लाइंट्स के पास जाता है और वहाँ जाके एक प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके डिलीवरी टर्म्स, प्राइस वगैरह सब नेगोशिएट कर लेता है. बीटा इंक इज बाउंड बाय द टर्म्स नेगोशिएटेड बाय राजेश. जो राजेश ने बोल दिया इन्होंने उसके लिए हाँ कर दी. वेदर बीटा इंक has any business connection which exists in India. In cases में, if you see, what has happened is that they have given an authority to Rajesh and he is habitually exercising that authority to conclude contract on behalf of the non-resident. Why? I will say that he has concluded contract. Why? Because जो उसने decide किया वो बीटा इंक ने मान लिया. अगर उसने मान लिया जो इसने conclude किया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं खत्म हो गया ना. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस कनेक्शन द एजेंट मस्ट हैव एन अथॉरिटी. राजेश के पास है वो अथॉरिटी विच इज हैबिचुअली एक्सरसाइज्ड. वो एक्सरसाइज भी कर रहा है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट राजेश ने कंक्लूड कर दिया क्योंकि जो उसने बोला वो फाइनल था. ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, राजेश इज नेगोशिएटिंग विद द कस्टमर ऑन प्राइसिंग एंड डिलीवरी टर्म्स. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में. And Beta does not have an authority to modify the pricing and delivery terms. Beta Inc. भले ही प्रिंसिपल है, लेकिन जो राजेश ने डिसाइड कर लिया वो उन्होंने मान लिया. मतलब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको ओवर रूल करने की. Therefore, Beta Inc. has a business connection in India as Mr. Rajesh is habitually exercising authority to conclude contract on behalf of Beta Inc. Let's look at one more example. Slightly different. NY Inc. manufactures and sells certain software for distribution worldwide. NY Inc. कुछ सॉफ्टवेयर बेचता है वर्ल्डवाइड. इट अपॉइंट्स टॉम एज सेल हेड. इन्होंने टॉम को सेल्स हेड बना दिया. टॉम इन्फॉर्म्स पोटेंशियल कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स,
price list but does not negotiate with customer on pricing terms and delivery thereof. अब टॉम एक्चुअली इंडिया में है, तो मैं इसको इस लाइन के नीचे ले जा रहा हूँ. टॉम कस्टमर्स के पास जाता है, उनको बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन प्राइसिंग और जो डिलीवरी के टर्म्स है वो टॉम डिसाइड नहीं करता. ओनली NY Inc. negotiates on pricing and delivery terms of the contract and contracts are concluded outside India. NY Inc. जब एक बारी कस्टमर ने प्रोडक्ट देख लिया, फिर वो NY Inc. को फ़ोन करता है और पूछता है भाई इसका प्राइस क्या है, कब आप डिलीवरी करोगे. ये दोनों के दोनों आपस में सारी डिस्कशन को, नेगोशिएशन को फ्रक्टिफाई करते हैं. उसके बाद NY Inc. जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है आउटसाइड इंडिया. When we say contract is signed outside India, what can happen is the contract is first signed by the customer, it goes for acceptance to the non-resident और non-resident बाहर साइन करता है. लास्ट सिग्नेचर non-resident के होते हैं और वो इंडिया के बाहर होते हैं. उस तरह से जब ये करते हैं तो then they take an argument कि contracts are concluded outside India. Whether New York Inc. has any business connection which exists in India. बिजनेस कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? जो इंडिया में एजेंट है इसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कंक्लूड करने की, क्योंकि प्राइस के फाइनल टर्म्स जो है वो NY Inc. डिसाइड करेगा. इसलिए टॉम जो है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा. लेट्स लुक एट द आंसर ऑल्सो. In order to establish a business connection in India, the agent must have an authority which is habitually exercised to conclude contracts. Tom is only informing about the product details and standard price list on behalf of NY Inc. And he does not negotiate, ना तो वो negotiate कर रहा है और conclude contract with customer on pricing and delivery terms. NY Inc. has the authority to negotiate or decide pricing terms. Thus, Tom does not have an authority to conclude contract on behalf of New York Inc. In view of this, New York Inc. does not have any business connection in India.